क्लास 9th के फिजिक्स में मोशन के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है उसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। यानी कि पिछले चैप्टरों में हमने देखा था कि मोशन होता क्या है, और आज हम देखने वाले हैं कि उस मोशन से फोर्स कैसे बना और उस फोर्स के बाद जो मोशन था उसके क्या क्या नियम थे। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे पहले कि फोर्स क्या होता है। जब हम फोर्स के बारे में पढ़ लेंगे कि फोर्स क्या चीज है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके नियम क्या थे, मतलब इसके लॉज क्या थे, किसके, मोशन के। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें क्या क्या फॉर्मूले लग सकते हैं, या उस समय उसके पास क्या क्या स्थिति थी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। पहला टॉपिक है फोर्स। व्हाट इज अ फोर्स भी बोल सकते हो, या फिर फोर्स क्या होता है। देखो, किसी भी चीज की मैं बात करूं, कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर मान के चलिए मैं उसको धक्का दे रहा हूं या मैं उसको खींच रहा हूं, जैसे आप रस्सी को खींचते हो, जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हो, तो ये सभी के सभी किसके अंदर आते हैं, फोर्स के अंदर आते हैं। तो हमने कहा ये ऐसा, इट इज द फोर्स दैट इनेबल अस टू डू वर्क। बस इसी फोर्स की वजह से हम कोई भी काम कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या बोलेगी, टू डू एनीथिंग। मान के चलिए अगर हमें कुछ भी करनी है, कुछ भी करना है हमको, चाहे वो पुल हो चाहे वो पुश हो, तो उस समय कौन मदद करता है, फोर्स। तो हमने कहा कि चाहे पुल हो या चाहे पुश हो, उन सभी को हम क्या बोलेंगे, फोर्स कहेंगे। जैसे कि एक इंसान यहाँ पे है, इसका कोई भी नाम होगा, मान के चलते हैं इसका नाम है राम, और जो दूसरा बच्चा है उसका सभी जानते हैं क्या नाम हो सकता है भाई, श्याम। तो हमने कहा इसका नाम हो गया बच्चों श्याम। अब राम और श्याम दोनों एक ब्लॉक को धक्का दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। मान के चलो अगर दोनों धक्का देते हैं तो ये तो यहीं पे रहेगा, हिलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। लेकिन अगर राम इस तरफ से इसको धक्का दे रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसको, कि वो पुश कर रहा है। लेकिन श्याम क्या कर रहा है, इस तरफ इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचना या किसी भी चीज को अपने से आगे धक्का देना हमारा फोर्स कहलाता है। तो क्या कहा, कोई भी डोर को ओपन कर रहे हो, जैसे हम गेट खोलते हैं तो उस समय भी हम खींच रहे हैं तो हमने पुल किया। चाहे वो पुश हो या फिर पुल हो, चाहे हम गेट को बंद कर रहे हैं चाहे हम गेट को खोल रहे हैं। ड्रॉर की बात करें, उसको ओपन कर रहे हो या फिर क्लोज कर रहे हो, उसे खींच के बंद कर दिया, धक्का देके उसको बंद कर दिया, फिर खींच के खोल दिया, तो ये सभी के सभी किसके अंदर आ जाते हैं बच्चों, फोर्स के अंदर। बेसिकली हर वो चीज जिसमें आप उसको धक्का दे रहे हो या खींच रहे हो, सारा का सारा किसमें कहलाएगा, फोर्स में कहलाएगा। तो ये था बेसिक कि फोर्स बेसिकली होता क्या है। पेपर में आया तो सिर्फ और सिर्फ ये लाइन लिख देना, ए पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स, और कोई भी एक एग्जांपल दे देना कि फोर्स होता क्या है। हम बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ फोर्स। कभी भी अगर किसी भी चीज पे फोर्स लग रहा है तो उससे क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होने वाला है, तो उन्हीं सबको हम किस में देखते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स के अंदर देखते हैं। जैसे कि किसी भी फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट जो रुका हुआ है, कोई भी बॉडी जो रुकी हुई है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो रुका हुआ है, हम उसको धक्का दे सकते हैं, उसको मूव करा सकते हैं, उसको मोशन में ला सकते हैं। जैसे कि कोई फुटबॉल है और रखा हुआ है, उसको आप गए और लातों से ऐसे करके किक मार दिए तो क्या होगा, पहले तो स्टेशनरी था रुका हुआ, लेकिन जैसे ही आपकी किक पड़ी वो बहुत ज्यादा दूर भागने लग गया, तो ये क्या हो गया, मोशन हो गया। तो हम किसी भी चीज को फोर्स लगाकर उसको मूव करा सकते हैं, पहला चीज। दूसरा देखो, फोर्स लगाकर हम किसी भी चीज को रोक भी सकते हैं। जैसे कि आप मान के चलाइए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कोई भी चीज लगा रहे हैं, तो आपने ब्रेक मारा तो गाड़ी रुक जाती है। ब्रेक मारने का मतलब क्या है, कि हम फोर्स ही तो अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई ब्रेक इन द व्हीकल। किसी भी व्हीकल में अगर ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो भी हम क्या कहेंगे कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को रोक दिया। किसकी वजह से रोका है, हमने फोर्स लगा के रोका है। अगली बात देखिए, अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स किसी का भी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, चाहे वो मूविंग में ऑलरेडी हो। जैसे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है तो आपने उसको इस तरफ फोर्स लगा दिया तो वो इधर आने लग जाएगा। मान के चलते हैं कि ये है, इसको इधर जा रहा था, अब आपने इधर से डबल ट्रिपल फोर्स लगा दिया तो वो इधर चला जाएगा। डायरेक्शन अभी इस तरफ से, अब डायरेक्शन इस तरफ हो गई, तो फोर्स लगाकर किसी भी चीज की क्या चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये बात याद रखना, बहुत बेसिक सा था। जैसे कि मूविंग हैंडल्स हो गया, डायरेक्शन ऑफ द रनिंग बाईसाइकिल हो गया। जैसे कि आप साइकिल चला रहे हो तो आपने फोर्स लगाया तो साइकिल मुड़ जाती है, आपने इधर फोर्स लगाया तो अपनी साइकिल मुड़ जाती है। फोर्स से और क्या क्या कर सकते हैं, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होता है
कि वो कितनी तेज चल रहा है, वो भी हम फोर्स से ही बढ़ा सकते हैं या फिर फोर्स से ही घटा सकते हैं। ब्रेक लगाएंगे, फोर्स लगाया, स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर हमने एक्सीलरेट किया तो फिर स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये भी क्या होता है, फोर्स ही होता है। एक्सीलरेशन किया गया तो स्पीड बढ़ जाएगी किसी भी व्हीकल की। तो ये कुछ बेसिक से चीजें थी। कहने का ओवरऑल मतलब ये होता है कि फोर्स से हम किसी भी चीज को चला सकते हैं, किसी भी चीज से हम उसको, किसी भी चीज को हम उसको रुकवा सकते हैं, किसी भी चीज का हम डायरेक्शन चेंज करा सकते हैं, किसी भी चीज की हम स्पीड चेंज करा सकते हैं। तो ये सब क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर है। क्यों? क्योंकि सॉरी, इफेक्ट ऑफ फोर्स है। क्यों? क्योंकि फोर्स की वजह से ये सारा का सारा रुक रहा है या फिर हो रहा है। अगर हम बात करें कि फोर्स कितने तरीके के हो सकते हैं, तो बेसिकली जो बेसिक लेवल पे अगर हम बात करें तो फोर्स दो तरीके के होते हैं। एक आता है हमारा बैलेंस फोर्स और दूसरा आता है अनबैलेंस। देखो, सबसे पहले हमने क्या कहा कि फोर्स मेनली दो तरीके की होती हैं। कितने तरीके की होती है बच्चों? दो तरीके की होती हैं। सबसे पहला जो हमारा है उसका नाम हमने बोला बैलेंस फोर्स। कौन सा फोर्स? बैलेंस फोर्स। देखो नाम से ही दिखा रहा है कि वो बैलेंस होगा। क्या होगा? बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है एक तरीके से, जैसे होता नहीं है सर्कस में चल रहे हैं तो कोई बैलेंस बना के चलता है, तो कहने का मतलब होता है बैलेंस बनाने का मतलब इक्वालिटी बनाना। क्या बनाना? इक्वालिटी बनाना। तो हर तरफ से बराबर करना। तो हमने कहा बैलेंस फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसमें रिजल्टिंग अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब है ओवरऑल उस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है वो सारा का सारा किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर होना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है बच्चों? बैलेंस फोर्स है। ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, इन अ रोप पुल्स कंपटीशन। एक तरफ रोप पुल हो रहा है, मतलब आपने हिंदी में बात करें तो आपने रस्सी वाला खींचने वाला गेम खेला होगा कि एक तरफ एक टीम रहती है, दूसरी तरफ दूसरी टीम रहती है और बीच में से रस्सी रहती है और इस वाली टीम को रस्सी इधर खींचना होता है और उस वाली टीम को रस्सी इधर खींचना होता है। तो दोनों को कंपटीशन होता है और जिस टीम ने पूरी रस्सी खींच ली और सारे बंदे इधर आ गए वो टीम जीत जाती है। तो इसी में क्या होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि ना तो इधर के बंदे हिलते हैं ना उधर के बंदे हिलते हैं। क्यों? क्योंकि इधर से भी फोर्स बराबर लग रहा है और उधर से भी फोर्स बराबर लग रखा है। तो मैं उन लोगों को इधर खींच रहा हूं और वो लोग मुझे इस तरफ खींच रहे हैं, तो दोनों का फॉलन जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स नेट जीरो के बराबर आ जाएगा। तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा और उसी को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस फोर्स। क्या बोलेंगे बच्चों? बैलेंस फोर्स। डज नॉट मूव, कोई भी मूव नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी किसी साइड मूव नहीं करेगा। बैलेंस फोर्स डज नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस लाइन का मतलब समझिए कि हमने कहा कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस तरफ से भी फोर्स लग रहा है और इस तरफ से भी फोर्स लग रहा है तो उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि अगर वो रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि इस तरह मूव करने लग जाएगा, इस तरह मूव करने लग जाएगा। जैसे इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स दे रहे हैं और इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स दे रहे हैं, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा? बैलेंस फोर्स हो जाएगा। बैलेंस फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अब देखो, अगर तुम ध्यान से बात करो तो हमने लिखा है 10 न्यूटन, इधर भी कितना लिखा है? 10 न्यूटन। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। दोनों का 10-10 ही तो है। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो इस वाले का डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है और इस वाले की डायरेक्शन इस तरफ जा रही है। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। एक का उस तरफ और एक का इस तरफ। तो डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल रहेगा, तभी बैलेंस फोर्स कहला जाएगा, वरना नहीं कहला जाएगा। बैलेंस फोर्स की वजह से किसी का भी हम शेप और साइज भी चेंज करवा सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल की हम बात करते हैं, कोई बलून है। क्या है बच्चों? बलून है। कहां गया? ये रहा, देखो बलून है। अगर मैं बलून की बात करूं तो एक इधर से भी फोर्स लग रहा है, एक इधर से भी फोर्स लग रहा है। तो बलून पहले ऐसा था, अब क्या हो जाएगा? ऐसा पिचक जाएगा, तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि ब्लास्ट भी हो सकता है, दग भी सकता है। जैसे बलून को लेना तो आपको ऐसे गोला गोला सा दिखेगा बलून, और उसके बाद जब दोनों हाथ से ऐसे प्रेस करोगे तो उसका शेप देखोगे सर्कुलर से वो चेंज हो जाएगा और फ्लैट होने लग जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं कि बैलेंस फोर्स से भी हम किसी का भी शेप और साइज चेंज करवा सकते हैं। बात करते हैं अपने दूसरे फोर्स की, जिसका नाम क्या है बच्चों? अनबैलेंस फोर्स। किसका नाम क्या है? अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स का मतलब है कि बैलेंस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बैलेंस नहीं होगा। एक तरफ ज्यादा अमाउंट रख दो, एक तरफ कम अमाउंट को रख दो फोर्स का, तो बैलेंस नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये एक प्लेट टाइप रखी हुई है जिसके नीचे एक सर्कुलर बॉल रखी हुई है। क्या रखी हुई है?
सर्कुलर बॉल रखी हुई है। एक तरफ हमने एक बड़ा सा सर्कुलर बॉल, एक उससे छोटा और एक उससे छोटा, 3 बॉल रखे हैं, और एक तरफ हमने सिर्फ एक रेड बॉल रखा है। अब देखोगे धीरे धीरे ये इस तरफ झुकेगा, क्यों? क्योंकि ये अनबैलेंस फोर्स है, इधर 3 है और इधर 1 है, नॉट इक्वल, दोनों बराबर नहीं है। तो मैग्नीट्यूड में जब फोर्स बराबर ना रहे तो उसे हम क्या कह देते हैं? अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। जैसे कि जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा 0 से। देख लो, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम है, इस मीन से बड़ा है टोटल में अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? मूव करता रहेगा। हमने बोला ना ये नीचे गिरेगा तो मूव हुआ ऑब्जेक्ट, कोई चेंज होगा, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं होगा, चेंज होना ही होना है। अनबैलेंस फोर्स कैन डू द फॉलोइंग। अब हमने कहा अनबैलेंस फोर्स की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या चीजें कर सकती हैं। जैसे पहला चीज है, किसी को भी स्टेशनरी से मूविंग में ला सकती है, ठीक है, रुका हुआ है तो उसको मूविंग में ला सकता है। दूसरा क्या बात करा, वो बढ़ा सकता है किसी की भी स्पीड जो मूव कर रहा है। यानी कि अगर मान के चलिए ये बॉल है, इसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है, अब मैं इधर से और फोर्स लगा दूं तो ये 2 की जगह पे 5 किलोमीटर पर आवर भी हो जाएगा, इसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे ही क्या कम कर सकता है? डिक्रीज भी कर सकता है। मान के चलिए मैं ब्रेक लगाऊं, इस तरफ से ज्यादा फोर्स लगा दूं, इधर से फोर्स तो लग रहा था, अब इधर से मैंने ज्यादा फोर्स लगा दिया, मैंने कहा कि इस बार मैं इस तरफ से ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, किस तरफ से बच्चों? दूसरी तरफ से। अब देखो इधर से ज्यादा फोर्स लग रहा है तो क्या होगा? ये रुकने लगेगा, जो 2 किलोमीटर की स्पीड थी वो स्लो हो जाएगी। ऐसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं, ठीक है, यहां तक कि शेप और साइज इसमें भी चेंज हो जाएगा। किसी का भी फोर्स ज्यादा लगाओगे तो चेंज होगा ही होगा। कहने की आसान भाषा में, अगर हम किसी भी चीज पे फोर्स लगाएंगे तो शेप और साइज तो चेंज होना ही होना तय है। लॉज ऑफ मोशन, दैट मीन्स कि मोशन की वजह से क्या नियम बने, उसी पे बात करते हैं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली। ये एक बहुत महान साइंटिस्ट है और इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया कि मान के चलो अगर कोई ऑब्जेक्ट है और अगर वो मूविंग में है तो वो मूविंग में रहेगा जब तक हम उसके ऊपर कोई और एक्ट यानी कि कोई और फोर्स ना लगाए। जैसे कि ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है एक कांस्टेंट स्पीड से, मतलब कि उसकी जो स्पीड है वो फिक्स कर दी गई है। क्या कर दी गई है? फिक्स कर दी गई है। नो मोर एक्ट ऑन इट, अब हम उसमें कोई और एक्शन नहीं दिखा रहे, तो इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक फ्रिक्शन लेस पाथ पे, यानी कि जहां पे रुकने का कोई चांस ही ना हो, ब्रेक लगाने वाला ही ना कोई हो, फ्रिक्शन ही ना हो कोई, तो नो अदर फोर्स इज एक्टिंग अपॉन इट, द ऑब्जेक्ट विल मूव इन अ यूनिफॉर्म मोशन। आसान भाषा में कहा जाए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मैं उसको ऐसे धक्का दे दूं और जमीन पे फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन लेस चीजें हो, तो वो कभी रुकेगा ही नहीं, वो चलता ही रहेगा और चलता ही रहेगा और सबके लिए इक्वल रहेगा अगर कांस्टेंट स्पीड है तो। जैसे कि हमने कहा कि लेकिन ये बात प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। कारण क्या है? जैसे प्रैक्टिकली अगर मैं करने जाऊं, मान के चलिए मैं 2 ऑब्जेक्ट गिरा रहा हूं यहां से, ठीक है, अब मैंने इसको छोड़ दिया तो हवा में बहुत सारे तरीके के फोर्स लगते हैं जो हमें दिखते नहीं है, हमें पता नहीं चलता। जैसे कि सबसे पहले क्या क्या फोर्स लग सकता है? देखो, पहला तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा जो जमीन पे लगता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया। दूसरा फोर्स ऑफ एयर हो गया, हवा की वजह से जो लगता है। एंड मेनी अदर फोर्सेस आर ऑलवेज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। याद रखना, हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा ही लगाएगा रोकने के लिए। अब एक एग्जांपल लेता हूं कि एकदम प्लेन सरफेस ले लीजिए और एक रफ वाला सरफेस ले लीजिए। प्लेन सरफेस पे से मैं पेन को अपने धक्का दे दूं तो ज्यादा दूर तक जाएगा, उतने ही प्रेशर से, उतने ही फोर्स से। लेकिन अगर मैं रफ वाले सरफेस पे धक्का दूं तो थोड़ा सा जाके रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि एक में फ्रिक्शन वाला सरफेस है और एक में फ्रिक्शन लेस सरफेस है। तो प्रैक्टिकली नहीं हो सकता ये चीज, लेकिन थ्योरेटिकली हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल हो सकते हैं। अगर हम वैक्यूम बना दे, सारे फोर्स को कट आउट कर दे, सबको नेग्लिजिबल कर दे तो हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। उसके बाद भाई न्यूटन जी आए और जैसे कि आप सभी जानते हो कि आइजैक न्यूटन बहुत ज्यादा महान साइंटिस्ट थे और इन्होंने ही मोशन के ऊपर इक्वेशंस दी थी, लॉ ऑफ मोशंस दिए थे। देखिए कैसे। सबसे पहले कहा गया कि न्यूटन ने स्टडी करा अपने किसके? गैलीलियो के आइडियाज पे, जो अभी हमने पहले वाला टॉपिक पढ़ा था गैलीलियो का, उनके आइडियाज पे एक्सपेरिमेंट करे, ठीक है, उनके आइडियाज को लिए और पढ़ने के बाद उन्होंने 3 नियम निकाले जिसका नाम क्या रखा? 3 लॉज ऑफ मोशन या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन।
और उन्हीं का क्या नाम रख दिया आगे चल के भाई, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं कि 3 लॉज ऑफ मोशन। मोशन के कितने नियम, 3 नियम बच्चों। तो जिसमें से अगर मैं पहले नियम की बात करूं तो पहले नियम का नाम ही सिर्फ क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो होता है लॉज ऑफ इनर्शिया। क्या है, लॉज ऑफ इनर्शिया। अब देखो इस लॉ में था क्या, उन्होंने बोला कि मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट अगर एक यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है या यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो हमेशा उसी मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। यानी कि अगर मैं चल रहा हूं तो मुझे रोकने वाला जब तक कोई नहीं आएगा मैं रुकूंगा नहीं, और कोई रुका हुआ है तो उस पर जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो बॉडी उसी जगह पे रुकी ही रहेगी। दैट मीन्स कि कोई भी स्टेट है वो रेस्ट पे रहे, अगर यूनिफॉर्म मोशन में रहे, किसी में भी रहे, जब तक हम उसके ऊपर कोई और फोर्स नहीं लगाएंगे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, तब तक नो चेंज होगा। क्या होगा बच्चों, नो चेंज होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि कोई भी मान के चले इस आदमी है वो बस में खड़ा हुआ है और बस चल रही है, उसको लगता है कि मैं मोशन में नहीं हूं, लेकिन जब बस रुकती है तो वो आगे की तरफ ऐसे गिर जाता है, और जैसे ही बस चलती है वो ऐसे पीछे की तरफ जाता है। हम लोगों ने भी ये फील किया होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मान के चलो बस है और बस चल रही है तो बस क्या है, मोशन में, हमारी बॉडी बस के अंदर है, दैट मीन्स वो भी क्या है, मोशन में है, और अचानक से ब्रेक लग जाता है, एक्सटर्नल फोर्स लग जाता है, लेकिन हमारी बॉडी पे नहीं लग पाता। कारण क्या है, इसी वजह से जो हमारा बॉडी है वो और आगे तक चला जाता है, मोशन में ही रहना चाहता है। तो जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा। ये इनका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। एक वर्ड आया था लॉ ऑफ मोशन में जिसका नाम था लॉ ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है इसमें वो आता है कि मास एंड इनर्शिया। बेसिकली ये मास होता क्या है और ये इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया पढ़ता है कोई, इनर्टिया पढ़ता है, अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। अब हमने कहा कि होता क्या है, देखो सबसे पहले ये किसी भी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, क्या बोला हमने, द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से विच रजिस्ट चेंज इन द स्टेट ऑफ, अगर हम किसी के भी स्टेट में चेंज लेके आए तो जिसकी वजह से चेंज आएगा वही क्या कहलाएगा बच्चों, इनर्शिया कहलाएगा। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजर किया जाता है किसके द्वारा, मास के द्वारा। मतलब अगर मुझे किसी का भी इनर्शिया निकालना है तो उसके मास के द्वारा निकाल सकता हूं कि मास पहले कितना था, अब कितना है और पहले कितना था, ठीक है। तो इस तरीके से मास निकाला जा सकता है। और यहां तक कि इनर्शिया को हम बढ़ा भी सकते हैं विथ इंक्रीज इन मास। जैसे जैसे मैं मास को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे इनर्शिया घटेगा, और जैसे जैसे मैं मास को घटाऊंगा वैसे वैसे इनर्शिया घटेगा। तो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। इसका मतलब जितने भी हैवी ऑब्जेक्ट रहेंगे उनका इनर्शिया बहुत ज्यादा रहेगा और उनको धक्का देने में बहुत डिफिकल्टी होगी। क्या होगी भाई, या तो उनको खींचने में या तो उनको धक्का देने में बहुत मुश्किल होगा। तभी तो हम कहते हैं कि कोई एक बड़ा ब्लॉक है और कोई छोटा ब्लॉक है, इसको धक्का देना मुश्किल है और इसको धक्का देना आसान है। कारण क्या है, इनर्शिया, इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, और ये सिर्फ और सिर्फ इनर्शिया की वजह से ही होता है। अब हमने बोला कि ग्रेटर अपोजिंग फोर्स इज नीडेड टू स्टॉप अ हैवी बॉडी देन द लाइटर इन द सेम टाइम। कहने का मतलब है कि अगर कोई बड़ा है, ठीक है, तो उसके लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा रुकने के लिए, और कोई अगर लाइटर है तो उसके लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा सेम टाइम पे। इफ दे आर मूविंग विद द सेम स्पीड, अगर मान के चलिए कोई सेम स्पीड पे चल रहा है, किस पे चल रहा है बच्चों, सेम स्पीड पे चल रहा है, और एक कोई हैवी है, क्या है, एक कोई हैवी है और एक क्या है, कोई लाइट है, तो हैवी वाले को क्या लगेगा, ग्रेटर अपोजिंग फोर्स इज नीडेड टू स्टॉप। इसके लिए ज्यादा लगेगा और इसके लिए कम लगेगा। तो इस तरीके से मास और इनर्शिया में रिलेशन है। मास बढ़ाओ तो इनर्शिया बढ़ेगा, और मास घटाओ तो इनर्शिया घटेगा। जितना ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ज्यादा उसका इनर्शिया, और जितना ज्यादा लाइटर ऑब्जेक्ट रहेगा उतना उसका कम इनर्शिया। बात करते हैं कि मोमेंटम होता क्या है। देखो मोमेंटम नाम से दिखा रहा है कि फिजिक्स से जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स कि मोमेंटम एक ऐसी चीज है जिसमें हम क्वांटिटी ऑफ मोशन नापते हैं। क्या नापते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन की क्वांटिटी है उसको नापते हैं मोमेंटम के जरिए। होता क्या है, बेसिकली ये प्रोडक्ट होता है किसका किसका बच्चों, मास एंड वेलोसिटी का।
मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी है, वो कितनी तेजी से चल रहा है और उसका क्या मास है, उसी से क्या निकल जाता है, मोमेंटम। तो हमने कहा मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया आपका बच्चों मास और ये हो गया वेलोसिटी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मोमेंटम। अब मोमेंटम को पी से दिखाया जाता है, किससे दिखाया जाता है, पी से। तो पी इक्वल्स टू क्या बन गया, एम इंटू में वी। तो ये हो गया आपका मोमेंटम का फॉर्मूला। लेकिन अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूंगा तो एक तो मास है और दूसरा क्या है भाई, अपना वेलोसिटी है। तो किलोग्राम आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या आ गया बच्चों, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये इसकी क्या है, एसआई यूनिट है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास और वेलोसिटी का। इस लाइन का मतलब समझिए, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की मास की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट के मास की बात कर रहा हूं, अगर मैं उसको इंक्रीज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, तो हमारा मोमेंटम बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ेगा। और अगर मान के चलिए उसकी वेलोसिटी में बढ़ाऊंगा तो भी जो आपका मोमेंटम रहेगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन अगर मैं इसका मास और वेलोसिटी इनमें से किसी भी चीज को डिक्रीज करूंगा तो इसका जो मोमेंटम होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। इसी को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा। इसी की वजह से कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, उस पर हम किसी चीज से मारते हैं, कुछ करते हैं, तो उसको ज्यादा चोट लगती है। जैसे ए पर्सन गेट इंजरी इन द केस ऑफ हिटिंग मूविंग ऑब्जेक्ट। एक कोई आदमी है, अगर वो मूविंग ऑब्जेक्ट को हिट करेगा तो उसको चोट लगेगी। इसी वजह से तुमने देखा होगा कि रोड पे ना, जब कार वगैरह बाइक वगैरह का एक्सीडेंट होता है तो इधर से कार बहुत स्पीड से आ रही है, इधर से बाइक बहुत स्पीड से आ रही है, और दोनों सामने सामने होकर जब टकराते हैं तो बहुत ज्यादा बुरा हादसा होता है और जान भी जा सकती है ऐसे हादसों में। जैसे कि स्टोन हो गया और पिबल्स हो गए और एनीथिंग, बिकॉज ऑफ मोमेंटम ऑब्जेक्ट। क्यों होता है भाई, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होता है। अब ये सोचो कि अगर मैं एग्जांपल के लिए किसी कार की बात करूं तो कार का देखो वेलोसिटी भी ज्यादा रहता है और मास भी ज्यादा रहता है, तो इसका जो मोमेंटम है वो पहले से ही क्या आ गया, हाई आ गया। इसका मोमेंटम ऑलरेडी हाई है। इसीलिए बड़ी गाड़ियों से कहा जाता है कि हट के थोड़ा सा दूर होके अपनी गाड़ियों को चलाइए यदि आप छोटी गाड़ी चला रहे हैं तो। एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए बोला गया है व्हाट विल बी द मोमेंटम। आपको मोमेंटम फाइंड करना है किसी भी स्टोन का जिसका जो मास है वो कितना है, 10 किलोग्राम। देखो मास पहले से दे रखा है 10 किलोग्राम है और उसको फेंका जा रहा है वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकंड से। यानी कि जो हमारा मास हो गया वो 10 केजी हो गया और जो वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकंड हो गई। हम जानते हैं कि जो हमारा मोमेंटम होता है वो मास इंटू में वेलोसिटी होता है। तो हमने कहा मास इंटू में वेलोसिटी। मास कितना है भाई, 10 केजी है और वेलोसिटी कितनी है, 2। और वैसे भी इसकी यूनिट क्या थी हमारे मोमेंटम की, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ऑलरेडी ये किलोग्राम में दे रखा है तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। मीटर पर सेकंड में दे रखा है तब भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। दैट मीन्स 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का इसका जो क्या है, मोमेंटम है। अब इतनी तेजी से कोई लगेगा तो चोट तो लगेगी ही लगेगी ना। बात करते हैं अपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिखाता है किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। तो हमने कहा ऐसा क्यों है, क्योंकि यहीं से फॉर्मूला मिला है F इक्वल्स टू ma। और ये जो नियम है ये हर कोई भूल जाता है, पहला और तीसरा तो हर कोई याद रखता है लेकिन दूसरा नियम भूल जाता है। आज मैं बता दूंगा इतने सिंपल वे में कि हमेशा आपको याद रहेगा। देखो होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब ये जो आपका मोमेंटम है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसको चेंज कर रहे हैं समय के साथ साथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा जो हमने फोर्स अप्लाई किया है। तो कहने का मतलब जो आपका फोर्स रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा चेंज इन मोमेंटम, किसके, मोमेंटम के चेंज के बराबर रहेगा, लेकिन अपॉन में टाइम रहेगा। कारण क्या है टाइम का, कारण है रेट। जब भी रेट वर्ड आ जाता है तो हम समय लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो F इज इक्वल टू हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा M। देखो मास तो सेम रहेगा ऑब्जेक्ट का लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी, चेंज इन मोमेंटम। या फिर एक आसान भाषा में लिखे तो यहाँ पे लिख दिया मैंने P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन में टाइम। और जब हमारा F था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, P फाइनल बोले तो M आ गया और V आ गया और उसके बाद माइनस में M आ गया और U आ गया अपॉन में T। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया, M कॉमन ले लो, V माइनस U अपॉन में T। ये पूरा का पूरा आपका क्या बनेगा,
एक्सेलरेशन। क्या बनेगा बच्चों? एक्सेलरेशन बनेगा। और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma आ जाएगा। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया जाएगा तो F की वैल्यू हो जाएगी kma। और जब जब k की वैल्यू 1 रहेगी तो हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या बन जाएगा? F इज इक्वल्स टू ma। बोले तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो F लगाया गया था वो फोर्स अप्लाइड था, और जो m था वो मास था किसी भी ऑब्जेक्ट का, और जो a है वो उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन रहेगा। तो यहां से हमें सीखने को मिलता है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। आसान भाषा में, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस अप्लाई फोर्स। बस इतना ही सा है। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में ना ज्यादा बताऊं, फिर भी आपको पता है, ये हमेशा आप लोगों ने देखा है, जैसे को तैसा। कहते हैं ना आसान भाषा में, जैसे को तैसा। हम जिसके साथ जैसा करेंगे वो हमारे साथ वैसा करेगा, मीन्स एक्शन टू रिएक्शन। इसी को हम बोलते हैं आसान भाषा में अपने फिजिक्स में थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मीन्स हर एक एक्शन का देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। याद रखना, इक्वल तो रहेगा लेकिन कैसा रहेगा? अपोजिट रहेगा। कैसा रहेगा बच्चों? अपोजिट रिएक्शन रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं कि यहाँ पे एक दीवार है। क्या है बच्चों? दीवार है, और यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, और ये हो गई आपकी आंखें, और ये हो गया आपका मुंह, और आपने इस दीवार पर एक बॉल फेंक के मारा। क्या मारा भाई? एक बॉल को ऐसे फेंक के मारा यहाँ पे। तो जितनी तेज आप उस बॉल को दीवार पे पटकेंगे उतनी ही तेज बॉल आपकी तरफ वापस आएगा। इसी को कहते हैं एक्शन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। जैसे मैंने उस तरफ डायरेक्शन में फेंका उतनी फोर्स से वापस आएगा, लेकिन मेरा डायरेक्शन उधर था, इस बार डायरेक्शन किधर है? इस तरफ है, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आ गया, वॉकिंग इज अनेबल बाय द थर्ड लॉ। हम चलते हैं, इसी वजह से हम चल पाते हैं, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन वहां पे काम करता है। अगर थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम ना करता तो हम सही से चल भी नहीं पाते। एक बोट है, वो मूव करती है व्हेन बी डिबोर्ड है, मतलब मान के चलिए एक बोट है, नाव है, और वो खड़ी है किनारे पे, और जब हम उस पर पैर रख के ऐसे आगे बढ़ते हैं अपने किनारे पे जाने के लिए, तो बोट ऐसे पीछे को धक्का भी जाती है। ऐसे ही एक गन है रिकॉइल। गन में भी होता है, जब फायर मारते हैं हम किसी भी चीज में, मान के चलिए ऐसे कोई सामने किसी हमारा ओपोनेंट है, हम उसको मारना है, तो हम ऐसे करके गन चलाएंगे दाएं से, तो जब चलता है गांव से तो हमारा कंधा ऐसे पीछे की तरफ भी होता है। शायद अगर आप लोगों ने चलाया हो या फिर आर्मी ऑफिसरों को देखा अपने वीडियोस में, तो वहां पे आपको पता चलेगा। रोइंग ऑफ अ बोट, बोट का वही वाला हमने बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे कि अगर मान के चलिए कोई कील है, उस पर मैं हथौड़े से मार रहा हूं, तो मैं एक्शन कर रहा हूं, और हथौड़ा के तरफ भी फोर्स लगता है, वो हमें दिखता नहीं है, वो नेग्लिजिबल भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन नेग्लिजिबल नहीं होगा क्योंकि इक्वल रहता है। बस ये रहेगा कि हमें महसूस होगा, हमें पता नहीं चलेगा। जैसे कील लो और मारो तो बोर्ड ऐसे उछलता नहीं है जिस बोर्ड पे मारो, तो ये सब होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि जो हमारा मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। कैसा रहता है बच्चों? कंजर्व रहता है। चाहे हम इनिशियल की बात करें या फिर हम फाइनल की बात करें, दोनों में जो सम आएगा, टोटल आएगा, या बाद में आएगा, या कंपेयर करके आएगा, आफ्टर आएगा, वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट रहेगा। तो इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी कि कभी भी दो या दो से अधिक बॉडीज है, एक्ट हो रही है अपॉन अनदर, मतलब एक दूसरे से टकरा रही है या एक दूसरे से जुड़ रही है, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि इनिशियल और फाइनल दोनों मिला दिया जाए तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा या फिर कंजर्व रहेगा, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग। तब होगा ये जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, मतलब उसके अंदर छेड़ाछाड़ी ना किया जाए। तो जितना इनिशियल में मोमेंटम था, जितना फाइनल में मोमेंटम था, वो हमेशा कंजर्व रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा उसका सम, ठीक है। जैसे कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, जो शुरुआत में रहेगा वही रहेगा। मान के चलते हैं कि इस पे काम करके देखते हैं। एक कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, एक ऑब्जेक्ट लिया ये ब्लू वाला और एक ऑब्जेक्ट लिया ये येलो वाला, और हमने कहा उसका नाम रखा ए और बी। इसका नाम हो गया बच्चों ए, इसका नाम हो गया बी, और सभी का मास है, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है। तो इसका मास m1 हो गया, इसका मास हो गया m2 हो गया, और दोनों इनिशियल वेलोसिटी से चल रही है u1 और u2। तो हमने बोला इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया u1 और एक हो गया u2 हो गया। जब दोनों एक दूसरे से टकराए, ये तो देखो बिफोर कॉलिजन हो गया, टकराने से पहले, लेकिन जब टकराए तो टकराने के बाद दोनों छटकेंगे एक दूसरे से। तो छटकने के बाद इसने उस पर कुछ फोर्स लगाया और उसने इस पे कुछ फोर्स लगाया, तो एक का नाम बना, जो 1 वाले ने 2 पे लगाया उसका नाम बना F12 फोर्स,
और जो इसने इस पे लगाया उसका नाम क्या बना, F21। तो दोनों का फोर्स इक्वल लगा, और उसके बाद जब टकराने के बाद यहाँ पे क्या होगा, अब दोनों की मास तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट मींस चेंज क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी। पहले हमारा u1 और u2 था, अब क्या हो जाएगा, v1 और v2 हो जाएगा। अब इसी बात को एक इक्वेशन में बनाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस होते हैं और क्या से कंजर्व होता है कोई भी मोमेंटम। तो हमने कहा मोमेंटम को कंजर्व करना है, हमें इनिशियल और फाइनल दोनों पे फोकस करना पड़ेगा कि इनिशियल में कैसा था और फाइनल में कैसा था। तो हमने कहा इनिशियल मोमेंटम का बात किया किसी भी ऑब्जेक्ट ए का, ए वाले का जो हमारा मास था वो m1 था और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u1। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम बच्चों साफ साफ होता है मास इंटू में वेलोसिटी। ये आपका क्या बना लेगा, मोमेंटम। तो हमने बोला m1 और u1 आ गया मोमेंटम। ऐसे ही इनिशियल हमारा ऑब्जेक्ट बी का था m2 u2 हो गया। लेकिन जब फाइनली बात करा तो तुम सभी जानते हो कि जो u1 था वो चेंज हो गया v1 में, और जो u2 था वो चेंज हो गया v2 में। तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में चेंज हो गई है। अब यहाँ पे भी चेंज होगा, लेकिन मास नो चेंज, मास कभी चेंज होता ही नहीं है। अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे, एक ही रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं तो माइनस कर दो, क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमारा फाइनल क्या था, यहाँ पे था फाइनल देखो m1 v1 और इनिशियल था m1 u1। तो हमने कहा फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दिया, तो हमारा जो वैल्यू आया वो कितना आया, m1 v1 माइनस u1। ऐसे ही सेम है, आपने दूसरे की बात करी, जब हमने फोर्स की बात करी जो दूसरे वाले पे लग रहा था, कितना आया, m2 v2 माइनस u2। बस एक चीज यहाँ रखना, एक जो मिस्टेक है यहाँ पे t लगा था, यहाँ t लगा देना, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ होता है, रेट ऑफ चेंज का मतलब भी होता है क्या, समय, समय यानी कि टाइम। तो समय के साथ साथ है, ऐसे ही सेम इसका भी आ जाएगा। अब दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं कि क्या दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते, कंजर्व है या भी नहीं है। F1 F2 के बराबर होना चाहिए, बस क्या अपोजिट होना चाहिए, डायरेक्शन। हमने क्या बोला, जो डायरेक्शन होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए, और इसी डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे एक माइनस का साइन लग जाता है। इस वजह से अब देखो m1 और u1 और m2 u2 को जोड़ोगे तो m1 v1 और m2 v2 के बराबर आ जाएगा। मींस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम के बराबर आएगा। और अगर इसकी बात करें आया कैसे है, तो एक इसको उठा लो बच्चों और एक इसको उठा लो, तो दोनों को हम देखते हैं बराबर करके। हमारा आया m1 है और यहाँ पे आया था v1 माइनस u1 अपॉन में t, और इधर क्या था बच्चों, m2 और v2 माइनस u2 अपॉन में t। तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, m1 v1 माइनस m1 u1, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, m2 v2 माइनस में m2 और u2। अब देखो जो माइनस का उधर भेज दो और जो प्लस बन जाएंगे, मतलब इस वाले को अगर मैं उधर भेजूं तो वो प्लस बन जाएगा, इस वाले को इधर भेजूं तो ये बन जाएगा। तो m1 v1 आ जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस m2 u2 हो जाएगा, और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। दैट मीन्स m1 u1 प्लस में m2 और v2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आया है, अब मिला लोगे। तो कहने का मतलब क्या था, जब भी आपके में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि कैसे चेंज हो रहा है मोमेंटम, पहले इतना था बाद में इतना था, आपको बस वैल्यू पुट कर देनी है, पहले के मास दूसरे का मास, पहले की फाइनल वेलोसिटी और दूसरे की इनिशियल वेलोसिटी, सबको पुट करोगे, जिसकी वैल्यू नहीं होगी वो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो जितने भी कॉलिजन वाले रहेंगे, जितने भी मोमेंटम वाले क्वेश्चन रहेंगे, सब में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगना है और इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा भी, तो ध्यान से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अभी जो मैंने आप लोगों को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाया, समझ आ गया होगा। तो उस पे एक क्वेश्चन है, देखिए, एक बुलेट ऑफ मास, एक बुलेट है जिसका मास कितना है, 20 ग्राम है, और फिक्स कर दिया हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ द 150 मीटर पर सेकंड। मतलब उसको जब फायर किया गया तो 150 मीटर पर सेकंड से किया फ्रॉम अ पिस्टन, और वो पिस्टल का जो वेट था वो कितना था, 2 किलोग्राम। तो सबसे पहले देखो वहां पे ग्राम में दे रखा है, यहाँ पे केजी में दे रखा है, तो चाहो तो आप इसको 20 ग्राम वाले को आप केजी में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। क्यों करोगे, क्योंकि मोमेंटम केजी में होता है, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद क्या है, फ्रॉम अ पिस्टन फाइनल रिकॉइल वेलोसिटी बतानी है किसी भी पिस्टल की, इस पिस्टल की जो फाइनल कितनी होगी। देखो मास जो है पिस्टल का वो पहले वाले केस में कैसा रहेगा, इसका और इसका दोनों का बराबर रहेगा, दूसरे वाले में सिर्फ इसका रह जाएगा। आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के जरिए लगाइए। किसके जरिए लगाइए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के जरिए लगाइए। किसके जरिए लगाओगे बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के जरिए। और जो आपका आंसर आएगा
उस आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं किन किन बच्चों को समझ आया है और किन किन बच्चों का सही आंसर आता है। बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, वन शॉट का अगर समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करना और अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर देना। बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी चैप्टर के हमने लेक्चर डाल दिए हैं, आप उन शॉट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। वन शॉट रिवीजन था तो इतना ही रहेगा, बाकी की दूसरी क्लास में करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आप सभी के फ्यूचर के लिए।